ओके सो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ऋषभ सर केमिस्ट्री। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअली बहुत सारे लेक्चर्स को कंबाइन करके ये लेक्चर बनाया गया है। पहले मैंने सोचा था लेक्चर वाइज डालूंगा, बट फिर मैंने सोचा कि कुछ लेक्चर्स को कंबाइन करके दिया गया, तो इसलिए मैं 2 ही लेक्चर के अंदर मैं पूरा वो चैप्टर कंप्लीट करूँगा। एक लेक्चर आज आ रहा है ट्यूसडे के दिन, सॉरी वेडनेसडे के दिन, और एक लेक्चर अगले वेडनेसडे के दिन आएगा। फिर उसके बाद वन शॉट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है आप सब, अभी मैं जाता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते, कपड़ा बदल के आता हूँ। ओके, तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज है 7 मार्क्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल होता है और उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई स्पीशीज घूमती रहती है। देखो लिखा है ना, स्पीशीज सराउंडिंग इट, मतलब इसके आसपास कोई ना कोई स्पीशीज घूमेगी। अब सेंट्रल मेटल क्या होता है? यहाँ पे एक मेटल है जिसके आसपास कौन घूम रहा है? वो स्पीशीज घूम रही है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेंट्रल मेटल थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? जिसके अंदर सेंट्रल मेटल होगा और आसके पास उसके कुछ ना कुछ स्पीशीज यानी मॉलिक्यूल्स घूमेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे केमोथेरेपी ड्रग। केमोथेरेपी ड्रग मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग इस्तेमाल होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? केमोथेरेपी ड्रग। इसका एक एग्जांपल, मतलब ड्रग्स तो बहुत सारे होते हैं, केमोथेरेपी ड्रग बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उसमें से मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसका नाम है सिस्प्लेटिन, और फॉर्मूला ये रहा। तो ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया जाएगा हमेशा। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता चली? इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जिसके आसपास कुछ ना कुछ कंपाउंड्स घूमने, सॉरी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स घूमने वाले हैं, और उन मॉलिक्यूल्स का नाम आगे जाके रखा जाएगा लिगेंड्स। देखो लिगेंड्स क्या होता है? द स्पीशीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन एंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर आर लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होंगे? जो सेंट्रल मेटल बताया ना मैंने आप सबको, उसके इर्द गिर्द जो घूमने वाला है उसको आप लोग क्या बोलोगे? लिगेंड्स। नाउ ये लिगेंड्स क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करने वाला है? डोनेट। लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। कुछ याद आ रहा है? आयन इक्विलिब्रिया। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? लुईस बेसिस, सॉरी लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता था? लुईस एसिड। गहरी बात में देख लो, लिगेंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही क्या बोला जाता था? लुईस बेस। और जो सेंट्रल मेटल होता है, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, किसको दे रहा होगा? सेंट्रल मेटल को। तो सेंट्रल मेटल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये क्या हो गया हमारा? लुईस एसिड। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता चला कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल होता है उसके इर्द गिर्द कौन घूमने वाला है? कुछ ना कुछ स्पीशीज घूमने वाली है। स्पीशीज यानी मॉलिक्यूल्स, या तो आयंस या तो एटम्स। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे केमोथेरेपी ड्रग। केमोथेरेपी ड्रग यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इसका एक एग्जाम्पल देके रखा है सिस्प्लेटिन, उसका फॉर्मूला ये रहा। इसमें सर सेंट्रल मेटल कौन है और लिगेंड कौन है? आप लोग ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो सेंट्रल मेटल होता है वो हमेशा आगे लिखा होगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में आगे लिखा होगा। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में आगे कौन लिखा है? Pt, प्लैटिनम। तो ये प्लैटिनम हमारा क्या हो गया? सेंट्रल मेटल। इसके इर्द गिर्द कौन घूमने वाला है? लिगेंड्स, NH3, फिर Cl, उसके बाद Cl। तो ये जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं सेंट्रल मेटल के, वो क्या हो गए हमारे? लिगेंड्स। आगे जाके नाम क्या रखा गया उनका? लिगेंड ना। द स्पीशीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आर लिगेंड्स। और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। भाई एरो से भी वही मालूम चल रहा है ना। एन से किसके तरफ गया है ये एरो? प्लैटिनम की तरफ। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है? प्लैटिनम। ये जो बॉन्ड बनाया ना मैंने एरो से, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? किसके बीच में बनता है? ये जो सेंट्रल मेटल है और ये जो लिगेंड्स है, इन दोनों के बीच में कौन क्या बनेगा हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक एरो से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जहां पे ये जो हेड है ना एरो का, ये पोर्शन किसके तरफ होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरफ, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। सेंट्रल मेटल वही जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, क्लियर? ठीक, स्टॉप। ओके सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो बॉन्ड जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में बनता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे दिखाया जाएगा? एरो से, जहाँ पे एरो का हेड किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरफ। मिटा
ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, मतलब अब हम लोग लिगेंड्स को बांटने वाले हैं। देखो किसी भी चीज़ को बांटने के लिए आधार चाहिए, तो यहाँ पे लिगेंड्स को हम लोग टाइप्स में बांटेंगे, तो इसके लिए भी एक आधार चाहिए। यहाँ पे आधार होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम, कितना डोनर एटम है लिगेंड्स में। एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेड लिगेंड बोल देते हैं, दो या दो से ज़्यादा रहता है तो पॉलीडेंटेड बोल देते हैं। तो ऐसे हम लोग टाइप्स में बांटने वाले हैं। तो मोनोडेंटेड लिगेंड पहले पढ़ते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड, भाई डेफिनेशन से कुछ मालूम चल रहा है, इसमें लिगेंड में कितने डोनर एटम होंगे? एक। मोनोडेंटेड लिगेंड has one donor atom linked to central metal atom और आयन। तो मोनोडेंटेड लिगेंड में कितना डोनर एटम होने वाला है? एक, जो किससे जुड़ा होगा? सेंट्रल मेटल एटम या तो आयन से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आया हुआ है बोर्ड्स में, एक बार पूछ लिया था कि हाँ एग्जाम्पल दिया था और पूछा था ये टाइप बताओ कौन से टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, एम्बीडेंटेड है। सबसे पहले तो सारे के सारे हेलोजन आएंगे यहाँ पे। और Cn माइनस, NH3, OH माइनस, H2O एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड के। और ये रटना पड़ेगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CO, Cn माइनस, NH3, OH माइनस, H2O, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड के। मतलब कि इनके अंदर कितना डोनर एटम होगा? एक। अच्छा एक और लिख देता हूँ, O माइनस। अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये भी ये क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। आगे करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड हैज पॉलीडेंटेड लिगेंड हैज two or more donor atom linked to central metal atom और आयंस। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में या तो दो डोनर एटम होंगे या तो दो से ज़्यादा। जैसे कि इसमें पहला एग्जांपल आता है बाइडेंटेड। पॉलीडेंटेड के दो ही टाइप आपको पढ़ने हैं, वो होता है बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड। यही दो आपको याद करना है पॉलीडेंटेड में। ऐसे लिखता हूँ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल पहला आ रहा है बाइडेंटेड लिगेंड। Bidentate ligand has two donor atom
लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो बायडेंटेड लिगैंड में कितने डोनर एटम होने वाले हैं? दो। देखो ये पॉलीडेंटेड का ही टाइप है। पॉलीडेंटेड में मैंने बोला ना दो या तो दो से ज़्यादा, तो मतलब अगर दो भी डोनर एटम है तो वो किस में कंसिडर करेंगे? पॉलीडेंटेड में। पर इसका इंडिविजुअली एक नाम हो सकता है और वो नाम क्या है? बायडेंटेड लिगैंड। बायडेंटेड लिगैंड में कितने डोनर एटम होने वाले हैं? दो। और इसके दो ही एग्जाम्पल भी रटने हैं आपको। पहला एग्जाम्पल बायडेंटेड का इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, जिसको हम लोग EN से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ई और स्मॉल n से। ठीक, इथाइलिन डायमाइन, इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, ये होता है अपना इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। इसमें कितने डोनर एटम है? दो। देखो, एक ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एक ये वाला नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। कितने डोनर एटम हो गए? दो। नेक्स्ट, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4 2-। आप सब लिखना बंद कर दीजिए। हाँ, ऑक्सलेट आयन, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2O4 2-। यहाँ पे समझना ज़रा, C2O, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले दो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, दो कार्बन डाइऑक्साइड लो। अब क्या करो, जो ऊपर के ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, उनका डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड तोड़ के क्या बना दो? सिंगल बॉन्ड। और जिस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़े हो उसके ऊपर माइनस चार्ज लगा दो। क्लियर? नाउ, क्या ये कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया? 1 2 3। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाया। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। तो आपस के इन दोनों के बीच में क्या बना दो? एक बॉन्ड। यही है ऑक्सलेट आयन। ये ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा अच्छे से, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। नेक्स्ट, ऐसे पूछेगा कि हाँ, राइट द एग्जांपल्स ऑफ बायडेंटेड लिगैंड एंड इट्स स्ट्रक्चर, ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है बायडेंटेड लिगैंड। आप लोग ने पढ़ लिया बायडेंटेड में कितने डोनर एटम होने वाले? दो एग्जांपल भी है, इथाइलिन डायमाइन और ऑक्सलेट आयन। उसके बाद हम लोग हेक्साडेंटेड लिगैंड पे अब आ रहे हैं। हेक्सा, इसके अंदर कितने होंगे डोनर एटम? 6। हेक्साडेंटेड लिगैंड, हेक्साडेंटेड लिगैंड, हेक्साडेंटेड ligand has 6 donor atom. Linked to central metal atom और ion. इसका एक ही एग्जाम्पल है और वो एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल है और उसका नाम है EDTA। एग्जाम्पल है इसका EDTA। इसके ऊपर -4 चार्ज होता है। EDTA का फुल फॉर्म होता है E फॉर इथाइलिन, D फॉर डायमाइन, T फॉर टेट्रा, और A फॉर एसीटेट। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, लिखना बंद करो, फॉर्मूला देखो जरा अच्छे से। इथाइलिन मतलब CH2 बॉन्ड CH2, इथाइलिन मतलब CH2 बॉन्ड CH2। और अमाइन का मतलब इसमें क्या होने वाला है? एक नाइट्रोजन। इसमें क्या होगा? एक नाइट्रोजन। दोनों तरफ डायमाइन बोला है ना, तो 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन इधर की तरफ जोड़ो, एक नाइट्रोजन उधर की तरफ। उसके बाद बोला है टेट्रा एसीटेट, मतलब कितने एसीटेट होंगे? 4। 2 एसीटेट इधर जोड़ो, 2 एसीटेट इधर। सर एसीटेट का फॉर्मूला, एसीटेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, हालांकि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया है। ये होता है एसीटेट का फॉर्मूला। कितनी बार जोड़ूंगा? 4 बार।
CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। नाउ अब गिनते इसके अंदर कैसे 6 डोनर एटम हो गए। 2 तो नाइट्रोजन ही हो गए, 2 नाइट्रोजन के, और ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है तो वो भी तो डोनेट कर सकता है। तो कितने ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है? 4 ये 2 नाइट्रोजन के कितने डोनर आइटम हो गए? 6। ये वाले में देखते हैं ये कैसे बाइडेंटेड हुआ था। इसके अंदर दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, हो गया। तो एक बार फिर से टाइप्स ऑफ लिगेंड में आपने कितना कितना टाइप पढ़ लिया। पहले तो बेसिस बताओ, क्या है बेसिस? नंबर ऑफ डोनर एटम। किस आधार पे क्लासिफाई किया है? इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। उसके बाद मोनोडेंटेड लिगेंड सबसे पहला टाइप आता है। इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड के पास कितने डोनर एटम होंगे? एक। किससे जुड़ा होगा? सेंट्रल मेटल एटम से। एग्जाम्पल इसका इतना सारा है, सारा का सारा एग्जाम्पल याद करोगे। टेक्स्ट में 3 एग्जाम्पल दिया है, मैंने यहाँ पे ढेर सारा दिया है और ये ढेर सारा याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होंगे, जिसमें पॉलीडेंटेड में सबसे पहला टाइप आता है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड में कितने डोनर एटम होंगे? 2। और इसमें 2 एग्जांपल है, इथाइलिन डायमाइन और ऑक्सलेट आयन। उसके बाद आता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये भी पॉलीडेंटेड का ही है ना। इसमें कितने डोनर एटम होंगे? 6 डोनर एटम है, और 6 डोनर एटम में तो, और इसका एग्जांपल है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट का फॉर्मूला ये रहा। क्लियर एवरीवन? पक्का? कोई दुख दर्द समस्या? लिख लीजिए। हाँ, ये पॉलीडेंटेड के टाइप्स नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल। ओके, मैंने एक बाइडेंटेड पढ़ाया था। बाइडेंटेड में मैंने कितना डोनर एटम बोला था बच्चा? 2 डोनर एटम थे बाइडेंटेड लिगेंड में। नाउ यहाँ पे भी 2 डोनर एटम है, लेकिन उन 2 डोनर एटम में से कितने एटम्स डोनेट करेंगे? 1। 2 हैं, 2 कर सकते हैं डोनेट, पर करेगा कितना? 1। एक समय पर 1 ही डोनेट करेगा, तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एम्बीडेंटेड लिगेंड हैज 2 डोनर एटम, has 2 donor atom but either of them shares an electron pair। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के पास है तो 2 डोनर एटम, पर कोई एक शेयर करने वाला है इलेक्ट्रॉन का पेयर। क्लियर एवरीवन? समझा? 2 है पर डिनोट 1 करने वाला है। अब एग्जांपल देखो। एग्जांपल, पहला एग्जांपल NO2 माइनस। तो यहाँ पे NO2 में 2 डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन, एक मिनट इधर ध्यान दो। इसमें 2 डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। जैसे कि मान लो ये जो सेंट्रल मेटल है उसको हम लोग M से दिखाते हैं। किससे दिखा रहे हैं? M से। हाँ, तो यहाँ पे कौन इसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, NO2 है ना। तो यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। अगला एग्जांपल देखो, यही फॉर्मूला है पर इस बार नाइट्रोजन नहीं डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। कितने डोनर एटम है? 2। कौन कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस वाले केस में किसने डोनेट किया? इस वाले केस में 2 होने के बावजूद भी एक समय पर एक ही कर रहा है, इसको क्या बोलोगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एक और एग्जांपल है इसका, थायोसाइनेट HCN। पहले मेटल को सल्फर डोनेट कर रहा है, उसके बाद नाइट्रोजन डोनेट करने लगा। तो देखो फॉर्मूला तो सेम है, ये भी HCN है, ये भी HCN है, पर यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? S, और यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? N। तो कौन सा लिगेंड हो गया? एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? नहीं ना?
किसके साथ बॉन्ड बनाया है? कार्बन से जोड़ना है। हाँ, ये थायोसाइनेट है। एक्चुअली देखा जाए तो ये थायोसाइनेट होता है और ये आइसोथायोसाइनेट होता है। चलिए अच्छा लिख लीजिए। ओके, नाउ अगला टॉपिक आता है सम आईएमपी डेफिनेशंस। मतलब ये बोर्ड के लिए नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। ये चैप्टर का नींव बनाएगा थोड़ा बहुत, आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी अभी जो डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा उससे। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अभी तक जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता था ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने बोला ना जो कंपाउंड रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता था उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन are linked together, are linked together, आर नहीं लगाते हैं, are enclosed in a square bracket, in a square bracket, this is known as coordination sphere. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम और क्या बोलते हैं, लिगेंड्स होते हैं, और वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद आप लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन एग्जाम्पल में एक साथ यहाँ पे लिखूंगा, एक ही एग्जाम्पल में इन तीनों को समझ लेंगे हम। कॉम्प्लेक्स आयन, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्राइजिंग, या फिर कंटेन बोल दो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेनिंग या फिर कंप्राइजिंग, आपके ऊपर। कंप्राइजिंग सेंट्रल मेटल एटम, या फिर आयन लिख देता हूँ, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स टुगेदर। अच्छा एक मिनट, सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक चीज़ बताना भूल गया, ये एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। क्या होता है ये? डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल यूनिट, बता रहा हूँ, इट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो टूट नहीं सकता है, जो अपने आयन्स में कभी नहीं टूटेगा। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कैसे। अभी एग्जाम्पल के लिए रुकिए, सब्र कीजिए। तो कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने बताया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होगा और लिगेंड्स होगा, तो इसको क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है? चार्ज, तो इसे क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स आयन। ना एक होता है काउंटर आयन, काउंटर आयन। The ionizable group which is outside the square bracket is known as काउंटर आयन। काउंटर आयन।
अब एग्जाम्पल से समझते हैं। काउंटर आयन तुम लोग एग्जाम्पल से ही समझ पाओगे। ये अपना एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन, सभी लोग लिखना बंद कर दीजिए। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है उसका नाम मैंने क्या बताया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अगर मैं इसको तोड़ूंगा आयंस में तो कैसे टूटेगा? 4Ka प्लस में प्लस FeCN6 4 माइनस में। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ गया है कि नहीं? अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ गया तो इसका नाम क्या रखने बोले हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ कॉम्प्लेक्स आयन यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है, जो आयनाइज हो सकता है, देखो ये अपने आयन में टूटा है कि नहीं? 4K प्लस बना है जो ब्रैकेट के बाहर था, इसे क्या बोलोगे? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या होता है? एक आयोनाइजेबल ग्रुप होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। तो इसमें से बताओ काउंटर आयन कौन है और कॉम्प्लेक्स आयन कौन है? K4 अपना क्या है? काउंटर आयन। और ये क्या है अपना? कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपको अगर यहाँ पे लिखना हो तो क्या लिखोगे? ये क्या है हमारा? काउंटर आयन। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? जो ब्रैकेट में है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज आ गया कॉम्प्लेक्स आयन, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो काउंटर आयन। क्लियर सबको? 4K वाला नहीं चलेगा। क्या चीज? ये 4K प्लस कैसे टूटा? कोई बात नहीं। इतनी यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 4। और ये एक FeCN6 है। चलो अच्छा, ऐसे बताओ पोटेशियम कितना है? 4। तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने? 4। FeCN6 कितना इधर पे? 1। तो 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो K के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 1। और FeCN6 के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 4। जो आगे लिखा है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो पीछे लिखा है उसके ऊपर माइनस चार्ज। पोटेशियम कितना था? 4, इसलिए मैंने उसके आगे 4 लिखा हुआ है। अब समझे? हालांकि किसी किसी केस में जब अगर ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स इधर आ गए तब उनके ऊपर तो +2 चार्ज होता है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो तो उसमें बताया होगा, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर +2 चार्ज होता है, जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर G-10 से G से 18 G तक की वैल्यू होती है उनके पास। ये रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया गया था, ऑक्सीडेशन स्टेट नाम का टॉपिक था। कोई बात नहीं, चलो कर लो। अर्पित अर्पित चालू है? ओके, चार्ज नंबर क्या होता है? चार्ज नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स आयन में जो चार्ज होता है उसी को आप लोग क्या बोलोगे? चार्ज नंबर। द नेट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज चार्ज नंबर। तो चार्ज नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन पे जो चार्ज है वो हमारा क्या होगा? चार्ज नंबर। नाउ पेज नंबर 196 पे एक ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें ना आप लोगों को वो पूरा ब्लू बॉक्स याद करना है फॉर्मूला के साथ। जैसे कुछ का मैं बताऊं तो OH माइनस लिखा हुआ है। अब इसमें क्या याद करना है? ये फॉर्मूला रटना है और उसके ऊपर कितना चार्ज आता है वो ही रटना है। जैसे OH बोलूंगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज है? -1। Cn बोलूंगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज है? -1। NO2 बोलूंगा उसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है, और Cl -1। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। ये कुछ एग्जांपल मैंने इधर पे इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी मैं करने वाला हूँ। सर ये किस काम में आने वाला है? ये जो मैंने चार्ज लिखा है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इसका क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, जो नाम सुनो ना रेडॉक्स रिएक्शन में। तो जैसे OH के ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो OH जब भी नाम लूंगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोलोगे? -1। Cn का नाम जब भी लूंगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। NO2 नाम लूंगा कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1। Cl -1। C2O4 नाम लूंगा -2 चार्ज है इसका। H2O इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, तो 0 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। NH3 का
तो अभी देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। सर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड करना रहेगा हम लोग को हमेशा? सेंट्रल मेटल का। किसका? सेंट्रल। कैसे निकालना है बताता हूँ। जैसे अभी जो एक एग्जाम्पल लिया था FeCN6 का, Fe6 -4। ठीक, सबसे पहला एलिमेंट कौन है इसमें? सभी लोग लिखना बंद कर दीजिए। Fe। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखने का काम क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, यानी Fe। OS का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन प्लस, अच्छा इनटू, कितना आयरन है इसके अंदर? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अगला कौन है? Cn। सर क्या सिर्फ कार्बन को एक बार लिखे और फिर नाइट्रोजन को? नहीं, आपको मालूम है ना, लिगेंड को हमेशा एक ही बार में लिखो। Cn लिगेंड है, C और N अलग अलग तो लिगेंड है नहीं, Cn ही एक लिगेंड है। तो यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn। लेकिन जब भी Cn अकेला लिखोगे उसके ऊपर उसका चार्ज लगा दो। Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 इनटू कितना Cn है इसके अंदर? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू नेट चार्ज कितना है? -4। तो इक्वल टू क्या लिखोगे? -4। नेक्स्ट, क्या हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn मालूम है? मालूम है ना, जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। Cn के ऊपर कितना चार्ज है? -1, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। किसका नहीं मालूम है? आयरन का। आपको सेंट्रल मेटल का कभी नहीं मालूम रहेगा, हमेशा सेंट्रल मेटल का निकालना होगा, बता रहा हूँ। तो जिसका निकालना है उसको X मान लो। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना मान लेते हैं? X। तो अब इसमें पुट करो X इंटू 1 प्लस Cn माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इंटू 6 इक्वल टू -4। ये क्या आ जाएगा? X -1 इंटू 6 -6। ये -6 से उधर जाएगा तो +6, तो X इक्वल टू कितना आ गया? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना आ गया? +2। आसान, वेरी आसान। ठीक, और एग्जांपल करते हैं। अभी तो जब चार्ज माइनस में था तब कैसे निकाले? अभी मैं प्लस चार्ज वाला लूँगा, फिर उसके बाद 0 चार्ज वाला, तो वेरिएबल क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, हाँ बंद करो। देखो एक एग्जांपल हो गया, अब अगला एग्जांपल आ रहा है अपना, उसमें माइनस चार्ज था, अब इसमें कौन सा चार्ज है? प्लस। लिखने का तरीका तो वही है ना। सबसे पहले जो एलिमेंट दिख रहा है कॉपर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। कितना कॉपर है? 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH3, कितना NH3 है? 4 इक्वल टू +2, जो नेट चार्ज है वो इक्वल टू में रहेगा। नेक्स्ट, उसके आगे कॉपर का तो हम लोग को नहीं मालूम, इसलिए उसका कितना मान लेंगे? X। NH3 का कितना मान लेंगे? देखो NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ चार्ज दिया है क्या ब्लू बॉक्स में NH3 के ऊपर? नहीं, तो क्या होगा? 0। टेल मी समथिंग आई डोंट नो, वो बोलो जो मुझे नहीं मालूम है। X प्लस 4 इंटू 0 0 इक्वल टू +2, X इक्वल टू +2। ये जब इतना पूरा बता देता तब मत बताया करो, ये सब बताने से पहले बता दिया करो। सर वो +2 अंदर मल्टीप्लाई तब भी X की वैल्यू ऐसे +2 डायरेक्ट आ जाती है ना, मतलब NH3 पे जाता है +2 और C पे डायरेक्ट जाता है। सर दूसरे तीसरे वाले का आंसर 0 आएगा। सर तीसरे वाले का 0। नहीं समझा मैं क्या पूछ रहे हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ C के ऊपर +2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट से अंदर डालेंगे, तभी तो C के ऊपर ऐसा +2 आ जाएगा ना डायरेक्ट। हाँ, लेकिन वैसा होगा नहीं क्योंकि ये डिस्क्रीट है, टूटेगा ही नहीं, तो कैसे चार्ज डाल सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद इसमें भी सबसे पहला आयरन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन X मान इंटू 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इंटू 5, तो अकॉर्डिंग टू अर्पित इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। हाँ, साइंटिस्ट है अपना अर्पित। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन X मान लेते हैं। यस सर। इंटू 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO 0 होने वाला है। यस सर। X इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सेंट्रल मेटल के पास कोई चार्ज नहीं। और भी एग्जांपल करते हैं, एक मेरी तरफ से एक मेरा वाला सवाल, MWS CO C2O4 होल ट्वाइस NH3
होल ट्वाइस +2 करो, नहीं सॉरी +2 नहीं रहेगा, +3 रहेगा। हाँ अब इसको करते हैं, ये मेरा वाला सवाल है। सबसे पहला एलिमेंट कौन है? कोबाल्ट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, देखो हर बार हमें सेंट्रल मेटल का नहीं मालूम रहता है, x मानते, तो मैं डायरेक्ट x मान लूँ, मान लेता हूँ x 1 आएगा, -1 इंटू 1 प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट C2O4 का कितना होता है? -2, तो -2 इंटू कितना है? 2 प्लस NH3 का ऑक्सीडेशन, अरे बाप रे, तो 0 आएगा सर। सर 0 आएगा। अरे मैं सोचा कोई कीड़ा वीड़ा आ गया, कॉकरोच वगैरह। हाँ NH3 का कितना होता है? 0 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा? +3, जो नेट चार्ज है वो लिख दो, 7 आएगा। 2 दूनी 4, -4 आ गया, +0 इक्वल टू 3, x इक्वल टू ये -4 है, उधर जाएगा तो +4, कितना आ गया? +7, तो x इक्वल टू कितना आ गया? +7। और यही सवाल आप लोग करो जब +3 नहीं रहेगा तब। क्या रहेगा सर वो बताओ? +3 नहीं रहेगा, 0 रहेगा, और क्या? तो बताओ सर 4 आएगा। हाँ 4 आएगा, +3 नहीं रहेगा। सही। सही जवाब, पर करो तो, लिखो तो कम से कम। ये तीसरा है कि भाई? अच्छा नहीं, ये तीसरा था, ये चौथा है। चलिए बंद कर दीजिए। वो चौथा था, वो 5वां है। हाँ अब ठीक है, ये चौथा रहेगा या 5वां रहेगा, अब बंद कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज द नंबर ऑफ डोनर एटम, कितने डोनर एटम है उसके अंदर, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं। अच्छा किसके अंदर डोनर एटम देखना है हम लोग को? लिगैंड के अंदर, नंबर ऑफ डोनर एटम इन लिगैंड। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि K4 FeCN6, K4 फसीना 6, इसमें देखो लिगैंड Cn है। Cn मैंने बताया था मोनोडेंटेड लिगैंड होता है। क्या होता है? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगैंड में कितना डोनर एटम होगा? तो एक Cn में कितना डोनर एटम होगा? एक। तो 6 Cn में कितना डोनर एटम होगा? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तब 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाएगा? सेंट्रल मेटल का। कितना आ गया? 6। फिर से सुनो, इसमें सबसे पहले लिगैंड देखो, लिगैंड कौन है अपना? Cn। Cn मोनोडेंटेड लिगैंड होता है, और एक Cn कितना डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर? एक। अगर एक Cn एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो 6 Cn कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। और देखो CO C2O4 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस। इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट निकालते हैं। सबसे पहला लिगेंड है हमारा C2O4, ऑक्सलेट आयन मैंने लिखवाया था। ऑक्सलेट आयन कौन सा था? बायडेंटेड लिगेंड। बायडेंटेड लिगेंड में कितने डोनर एटम होंगे? 2। तो एक C2O4 में कितने डोनर एटम है? 2। तो 2 में कितने होंगे? 4। प्लस इसमें एक और लिगेंड है NH3। NH3 क्या होता है? मोनो या बाय या हेक्सा या फिर MB? कुछ नहीं, चार्ज थोड़ी पूछ रहा हूँ, टाइप पूछ रहा हूँ। मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, इसके अंदर से नाइट्रोजन डोनर एटम है। ये कौन सा एग्जांपल है? मोनोडेंटेड का। मतलब एक NH3 में कितना डोनर एटम होगा? 1। तो 2 NH3 में कितना डोनर एटम होगा? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। आसान है, वेरी आसान। और एग्जांपल करते हैं, Cu NH3 होल 4। सिर्फ वो नंबर लिख। हाँ यार, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कॉपर का, बताओ। ये NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड, एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो 4 NH3 4 देगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4। समझ में आया? सबको पक्का? डाउट? वेरी गुड। हो गया। वो पॉज वाला बटन ही चालू किए कि वो डायरेक्ट? हाँ तब ठीक है। डबल सॉल्ट
दुगना नमक है ना, नहीं। देखो डबल सॉल्ट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी के अंदर डालने पर पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाता है। इसका डेफिनेशन एज इट इज टेक्स्ट बुक वाला ही रेटो पेज नंबर 194 में दिया होगा। यस, पेज नंबर 194 में दिया है। तो इसका और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसका डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसे ही रट लीजिए। तो इसका एग्जांपल मैं लिख के पढ़ाऊंगा। इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल आपसे नाम देके फॉर्मूला पूछ सकता है, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका। देखते हैं डबल सॉल्ट का पहला फॉर्मूला, एग्जांपल नंबर पहला, मोहर सॉल्ट। मोहन नहीं, मोहर सॉल्ट। इसका फॉर्मूला FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। तो देख लीजिए इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है ये, ठीक। ये किसका फॉर्मूला है, मोहर सॉल्ट का। यस, और ये पानी के अंदर जाने पर पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाएगा। देखिएगा ध्यान से। पहले एक काम करो, आग लगा दो। क्या लगा दो? पैर पे लग गया? कैसे? क्या हुआ? अरे ध्यान दो यार, हम लोग ज़्यादा जोर का लगा? करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, चलो अच्छा कोई बात नहीं, दर्द में पढ़ो। बोल सकते हो तुम लोग कि अरे हम लोग को चोट लगा था तो भी हम लोग पढ़े जा रहे थे, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट को पानी, पहले आग लगाओ, इसमें क्या लगाओ, पहले आग लगा दो। अन्नू मलिक को बुलाओ और आग लगा दो। आग लगाने के बाद पानी डाल दो। आग लगाने के बाद क्या डालोगे? पानी। अब ये पानी जैसे ही मिलाओगे टूट जाएगा अपने आयंस में। सबसे पहले Fe को तोड़ो Fe2 प्लस में। Fe को तोड़ोगे किसमें? Fe2 प्लस में। और फिर SO4 को 2 माइनस में, प्लस NH4 प्लस। ज़्यादा चोट लग गया है क्या? हाँ, अच्छा। ये तो सच में अब तेरे को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दूंगा मैं। चल अच्छा, NH4 के ऊपर कितना चार्ज? +1। 1 मिनट ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। NH4 के ऊपर कितना प्लस चार्ज रहेगा? +1। कितना NH4 है? 2। तो आगे क्या लिखोगे? 2 प्लस उसके आगे क्या दिया है? SO4 2 माइनस। नाउ कितना SO4 हो गया? 2। तो 2 बार लिखने से अच्छा इसके आगे 2 लिख देता हूँ ना। यस सर। जिसके ऊपर भी चार्ज है वो उसके वहां पे क्या लिखोगे? एक्वस। क्यों लिखोगे बताता हूँ। एक्वस का मतलब होता है वो किसके अंदर डिजॉल्व है? पानी में। तो देखो, अच्छा सर ये वाला H2O कहाँ गया? पानी के साथ मिलके पानी हो गया है, ठीक। पानी हो गया है, और पानी होने के बाद ये जो आयंस है वो पानी के अंदर डिजॉल्व है। पानी के अंदर डिजॉल्व, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? एक्वस। तो ये किसका फॉर्मूला था? मोहर सॉल्ट का, और उसका डिसोसिएशन हम लोग ने लिखा है। अगला देखो, तो मैं गाने के फॉर्म में बोला ही। नेक्स्ट, अब भोजपुरी नहीं था वो, नूरा फतेही का तो नहीं था, जैकलीन फर्नांडिस। सर गाना कौन गाया? बादशाह तो नहीं यार, चलो अच्छा जाने दो, अच्छा जाने दो, ये सब बात मत करो, मुझे नहीं मालूम गाना वाने का। चलो अच्छा ध्यान दो, चलो अच्छा चलो ठीक है, खेसारी लाल यादव का था। हाँ यहाँ देखो कैर्नलाइट, अगला फॉर्मूला देखो, डबल सॉल्ट का एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ लिया, मोहर सॉल्ट, सॉरी एक एग्जांपल देख लिया मोहर सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल आता है कैर्नलाइट, इसका फॉर्मूला KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। देखो यहाँ पे भी पहले आग लगाओ, और आग लगाने के बाद क्या लगा दो, सॉरी पानी डाल दो उसके ऊपर। क्या होगा, K टूटेगा K प्लस में, Cl टूटेगा Cl माइनस में, Mg टूटेगा Mg2 प्लस में, और ये Cl भी Cl माइनस में टूटेगा। अच्छा यहाँ पे कितना Cl है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। पानी तो पानी के साथ मिलके पानी हो गया है ना। कितना Cl माइनस बना है यहाँ पे? 1 और वो 2, कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दो, 2 बार लिखने से अच्छा। जिसके ऊपर भी चार्ज लगाया वहाँ पे क्या लिख दो? एक्वस। तो डबल सॉल्ट का मतलब मैंने क्या बताया है, ये पानी के अंदर जाते ही पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, पर टूटेगा। सर क्या चीज़ नहीं टूटेगी? इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। कम से कम कितना कॉम्प्लेक्स आयन होगा? 1। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे
ये रहा K for फसीना 6। अब इसको भी, इसमें भी आग लगाओ, लेकिन इसमें पानी मत मिलाओ, कभी कभी आग लगा के छोड़ देने का, बस पानी नहीं डालने का। तो ये क्या टूटेगा 4K प्लस और FeCN6 चमक रहा है। कैमरा में भी कोई बात नहीं, एक कैमरा वाला तुम लोग भी एडजस्ट कर लेना, ठीक। हाँ, जो बोला वही लिख देने का, ये तो पहले भी करवा चुका, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कॉम्प्लेक्स आयन है, पूरी तरीके से अपने आयन्स में नहीं टूटा है। अगर टूटना होता तो आयरन और CN दोनों भी अलग हो जाते, लेकिन टूटा नहीं, तो ये पूरी तरीके से टूटता है, ये पूरी तरीके से नहीं टूटता है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग टेक्स्ट बुक में एज इट इज जो दिया है वो लिख देना, और एग्जाम्पल को तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। चलिए ओके, नेक्स्ट आता है वर्नर थ्योरी। इसमें 4 पॉस्टुलेट है, चारों अच्छे से रट लेना, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा ही वर्डिंग एज इट इज याद करना। ओके, वर्नर थ्योरी में पॉस्टुलेट नंबर 1 बताता है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ, इन्होंने अपनी बातें रखी थी। जैसे पॉस्टुलेट नंबर 1 में उन्होंने बताया है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसके पास 2 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी? 2। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे का नाम क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो हाँ, वर्नर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। अच्छा, ये पोस्टुलेट साइंटिस्ट नहीं है। ये पोस्टुलेट का मतलब होता है अपनी बातें जो उन्होंने रखी थी वो। एक्सपायरी डेट, चलो अच्छा, अपनी बातें रखी थी, प्रपोज किए थे कुछ बातें। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, पोस्टुलेट नंबर 1 में क्या बोला है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसके पास 2 वैलेंसी है। पहले का नाम है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे का नाम है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने बोला है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाइड होती है? आयोनाइजेबल ग्रुप। अब आयोनाइजेबल ग्रुप क्या था? काउंटर आयन। बहुत बारी एग्जांपल लिख दिया। अब दूसरा एग्जांपल, CONH3 होल 6 Cl3। इसमें देखो काउंटर आयन अपना Cl है कि नहीं? इसमें जो आयनाइजेबल ग्रुप होगा वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा? प्राइमरी। आयनाइजेबल कौन है? Cl। तो ये किसका है? प्राइमरी का है। और जो आयनाइजेबल नहीं है वो किसका है? सेकेंडरी। थर्ड पोस्टुलेट में सेकेंडरी के बारे में बात किया है। जो आयनाइजेबल नहीं है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, वो किसको सेटिस्फाई करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी। तो सबसे पहले मैंने पोस्टुलेट नंबर 1 बताया, उसमें ये बताया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास 2 वैलेंसी होती है। पहले का नाम है प्राइमरी, दूसरे का नाम है सेकेंडरी। सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाइड होती है? आयोनाइजेबल ग्रुप से। किससे? आयोनाइजेबल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाइड होती है? नॉन आयनाइजेबल, या फिर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, डिस्क्रीट आयन होता है, उससे सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट चौथा जो पोस्टुलेट है उसमें बोला है जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है उसके पास खुद का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है। जैसे ये जो सेकेंडरी वैलेंसी तो ये हुआ, ये अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसके पास खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, खुद का एक अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट। जैसे कि कोबाल्ट है, उसके आसपास कौन घूम रहा है? NH3। ऐसे नहीं बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, NH3। तो देख रहे हो इसके पास खुद का एक स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है ना। चौथे पॉइंट में यही बोला, जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसके पास एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है। और इसके बाजू में एक Cl3 है। Cl3 का थोड़ी कोई स्पेशल अरेंजमेंट है, अगर होता तो बात किया रहता प्राइमरी वैलेंसी का स्पेशल अरेंजमेंट होता है, नहीं होता है। तो पोस्टुलेट नंबर 1 में क्या बोला? 2 वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंड पोस्टुलेट में क्या बात किया? प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगी? आयनाइजेबल ग्रुप से। थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने बात किया सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? कॉम्प्लेक्स आयन से। उसके बाद चौथे पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला? हर एक सेकेंडरी वैलेंसी के बाद एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। पेज नंबर 195 पे है। इसका पोस्टुलेट एज इट इज ही याद करना पड़ेगा आप लोगों को, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, ठीक। सिंपल बोलने में लग रहा है लेकिन उसके वर्डिंग देखो आप लोग। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। आज के एपिसोड में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे जल्दी मत बंद कर दो, अच्छे से बोल दूँ मैं, अच्छे से, ठीक है। हाँ, बंद कर दो सब्सक्राइब। ओके, तो आज आता है सेकंड एपिसोड, चैप्टर नंबर
9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें हम लोगों ने वर्नर थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, वर्नर थ्योरी तक हमारा मामला क्लियर था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मैंने कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ाया था ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाता था तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते थे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता था, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता था, इसके ऊपर चार्ज आ जाता था तो उसे क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स आयन। अब ऐसा हो सकता है कि आपको चार्ज दिखे और कभी कभी नहीं दिखे। सर कैसे पता चलेगा, चार्ज नहीं दिखता है तो न्यूट्रल होना चाहिए। बट अगर उसके आगे पीछे कुछ लगा हुआ है तो समझ लो उसके ऊपर चार्ज है, और अगर नहीं लगा है तब वो न्यूट्रल कहलाएगा, उससे पहले नहीं कहलाए। जैसे देखो इसमें लगा हुआ है ना कुछ, तो इसके अंदर चार्ज है, और कितना चार्ज है, +3 है। Cl के ऊपर -1 चार्ज, 3 Cl है मतलब -3 चार्ज, -3 को बैलेंस करने के लिए +3। चलिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स देखते हैं। सबसे पहला आधार। देखो किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करने के लिए यानी इसको बांटने के लिए आधार होना चाहिए। जैसे मुझे इस क्लास को ही बांटना है तो मैं कैसे बांटूंगा, पढ़ने वाले अलग, नहीं पढ़ने वाले अलग। मैंने एक आधार बनाया, पढ़ाई, आधार के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं ना। जैसे एक आधार कर सकते हैं जेंडर, लड़का अलग लड़की अलग। एक और आधार कर सकते हैं जिनके पास बाल है वो अलग, जिनके पास बाल नहीं है वो अलग, ठीक है। चलिए पहला आधार देखते हैं, बेसिस नंबर 1। एक बार अपना चेहरा दिखा दो तुम लोगों को, जाने दो वायरल। चलिए सबसे पहला आधार होता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। हाँ यार चेहरा मत दिखाओ, ब्लर करना पड़ेगा इसका चेहरा। चलो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड के टाइप्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आ रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो का मतलब होता है सेम, लेप्टिक का मतलब टाइप्स ऑफ लिगेंड, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स होंगे वो होमोलेप्टिक, और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे वो हेटेरोलेप्टिक। देख लो, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का लिगेंड होगा वो हमारा क्या होगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रकार का होगा वो क्या होगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल देख सकते हो, जिसमें CO है, ये तो सेंट्रल मेटल होता है, इसके आसपास 6 लिगेंड है पर 6 के 6 NH3 हैं, मतलब 6 के 6 सेम प्रकार के हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है ना, दिख रहा है ना, आंखों का इस्तेमाल किया आप सबने, उन आंखों का इस्तेमाल करके अपने आंखों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके आप पहचान सकते हैं कि होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक। जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें 2 प्रकार के लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड है जिसमें 4 NH3 और 2 Cl है, तो अलग अलग प्रकार के लिगेंड आ गए, 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड आ गए, तो ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड्स होंगे वो क्या होगा, हमारा हेटेरोलेप्टिक, और जिसमें एक ही प्रकार के हैं वो होमोलेप्टिक। चलिए ले लीजिए और यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लें। बंद तो नहीं करती ना वीडियो? हाँ ठीक है, आप पंखा बंद कर दो। स्टूडेंट्स भी मेरे बड़े अच्छे हैं, मेरे साथ एडजस्ट करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में अगले आधार, पहला आधार तो टाइप ऑफ लिगेंड था, अगला आधार क्या आ रहा है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे कितने प्रकार के बन रहे हैं, 3, केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। भाई नाम से कुछ मालूम चल रहा है, केटायनिक से मतलब कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना पॉजिटिव, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, एनायनिक पे और न्यूट्रल पे 0। देखो डेफिनेशन आप एक का याद करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स आयन विच कैरी टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसपे पूरा का पूरा कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, तो उसे क्या बोलोगे आप लोग, केटायनिक कॉम्प्लेक्स पेयर, है ना। इसका डेफिनेशन सेम इसकी तरह है, बस टोटल नेट के आगे क्या लिखोगे, नेगेटिव, तो पॉजिटिव की जगह कौन सा चार्ज लिखोगे, और यहां पे क्या लिखोगे, 0 चार्ज, 0 चार्ज, टोटल नेट 0 चार्ज। तो डेफिनेशन एक ही याद करो, बाकी में आप लोग कौन से भी याद रखो। और एग्जांपल, अब एग्जांपल देखो, यहां पर देखिए पहला एग्जांपल, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर, पॉजिटिव। इसमें सर कोई चार्ज नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है। इसको तोड़ोगे ना आयंस के अंदर, इसको आयंस के अंदर तोड़ोगे ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर हमें कैसे मालूम चलेगा, एग्जाम में तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ोगे तो ये बनता है CONH3 होल 5, Cl SO4, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज। SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर +2। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट
राइट साइड आता है। कौन सा साइड आता है? राइट साइड। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड आता है तो ये क्या है? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। यस, दिस इज योर आरडीजे। हाँ, यूट्यूब वालों जिनको नहीं मालूम, आरडीजे का फुल फॉर्म होता है ऋषभ दुबे सर के जुगाड़। अरे ऋषभ दुबे मैं ही हूँ। अरे अभी तक चैनल में अपना नाम ही नहीं बताया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट कौन से साइड है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट। अरे बाप रे, ये भी दिक्कत है। देखो इसे बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट। बताइए कौन से साइड आ रहा है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला हूँ? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। देख के मालूम चला अब? इसमें देखो कौन से साइड है स्क्वायर ब्रैकेट? राइट साइड। राइट साइड के लिए क्या बोला हूँ? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ नहीं है तो न्यूट्रल। इसमें राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ नहीं होने वाला है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। इतना तो डेफिनेशन तो समझा था ना। पॉजिटिव, अगर स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड, देखो इसमें तो देख के पता चल रहा है पॉजिटिव चार्ज आया तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें देख के पता चल रहा है नेगेटिव चार्ज आया तो एनायनिक। न्यूट्रल में भी देख के मालूम चलेगा। न्यूट्रल में स्क्वायर ब्रैकेट के इर्द गिर्द कुछ नहीं है तो इसके ऊपर तो जीरो चार्ज दिख रहा है। ये कौन सा हो गया? न्यूट्रल। इन तीनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम किस में आएगी? सर जिसके आगे पीछे कुछ दिया होगा। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट इस कंपाउंड में कौन से साइड आया? राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड अगर आया तो मैंने उसका नाम क्या बताया? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर वो राइट साइड आया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक। अगर इसको तोड़ोगे तो तोड़ के भी बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे K3 नहीं K4 रहेगा। इसको तोड़ोगे तो बनेगा 4K प्लस FeCN 6 पावर में -4। देख सकते हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। नेगेटिव चार्ज आता है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स? एनायनिक। हाँ, थैली नीचे देख कह रहा हूँ क्या काट के रखा था? कटिंग किया है? काट के नहीं रखा, नाप के रखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा वैसे समझ में आया सबको? यस सर। राइट साइड है तो क्या बोलोगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। लेफ्ट साइड है तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स। सर ये पहचानने, ये कैसे पहचानने में काम आएगा? अभी क्वेश्चन करेंगे उससे पता चलेगा तुम्हें। स्टॉप कर दो। हाँ लिख लो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अपना क्लासीफाई द कॉम्प्लेक्सेस। टॉपिक नहीं है, सॉरी, वही टॉपिक है, उसमें हम लोग सवाल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और इन एग्जाम्पल को आपको डिवाइड करना है, मतलब बताना है कौन केटायनिक है, एनायनिक है और न्यूट्रल है। तो आंसर लिखते हैं। आप लोग चाहे तो एग्जाम्पल लिखो, फिर उसके आगे लिख दो कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ, मैं बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्सेस, या फिर एग्जाम्पल लिखता हूँ एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। चलिए स्टार्ट करें। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल ये Na4 FeCN 6। नहीं यार, इसको उधर लिखते, इसको इधर लिखते, तब अच्छा बैठेगा, तब लिखते बनेगा। पहले से ही लिख रहा था। कॉम्प्लेक्सेस और यहाँ पे एग्जाम्पल। तीन ही कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा है, केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। केटायनिक, एनायनिक और तीसरा है न्यूट्रल। अच्छा नहीं लगेगा ये डब्बा तो भी बोल देना अच्छा लगा। ठीक, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहला आ रहा है केटायनिक। केटायनिक देखो, इसमें से कौन कौन केटायनिक है वो एग्जांपल में लिख दो। केटायनिक कौन कौन दिख रहा है? केटायनिक का मैंने एक बात बताया था, ये इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कौन से साइड आएगा? लेफ्ट साइड। देखो सबसे पहले ढूंढो स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड कौन सा है? सेकंड वाला CO,
NH3 Cl3। और किसके ऊपर डायरेक्ट दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज? किसी के ऊपर नहीं, तो कैटाइनिक हो गया। अब एनाइनिक की बात करते हैं। एनाइनिक मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और एक और चीज बताया था, ये कौन से साइड होगा? राइट साइड। देखो नेगेटिव दिख कहाँ रहा है डायरेक्टली, पहले बताओ। ये वाला Cr H2O होल ट्वाइस C2O4 होल 2 पावर में -3। और कोई एग्जांपल जो आपको लग रहा है? फर्स्ट वाला NO4 फसीना 6, फसीना लिखा है और मतलब वही FeCN6। मैं इसको फसीना 6 बोलता हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव फसीना 6 बोलते थे। अब तुम भी बोलना फसीना 6, ठीक। नेक्स्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज होगा भाई और बहनों? कहाँ दिख रहा है ऐसा? लास्ट के 2 लग रहे हैं ना, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है, इसको भी कंसिडर कर दो इसके अंदर। PtCl2 En होल ट्वाइस CrCO6। आसान है, मिल गए 2 मार्क्स। ऐसे सवाल आएंगे तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे। चलिए स्टॉप कर दीजिए, ये सवाल थोड़ी ये। ओके चलिए, अब इसमें बताना है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। देखो ये होमोलेप्टिक मतलब एक प्रकार के लिगेंड और हेट्रोलेप्टिक मतलब एक से ज़्यादा। इसमें देखो कितने लिगेंड है? 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। हेट्रो, हाँ ये हेट्रोलेप्टिक, ये हेट्रोलेप्टिक, ये आसान तो था, तब क्यों नहीं हो रहा था तुम लोग से? सर ये लास्ट वाला होमो कैसे हो गया? एक ही प्रकार का तो है लिगेंड इसके अंदर, C2O4। शांत हो जा, शांत हो जा। अच्छा ये देखो इसमें C2O4 3 बार आया है। C2O4 के अलावा कोई लिगेंड दिख रहा है इसमें? अरे वो सेंट्रल मेटल है, लिगेंड एक ही प्रकार का है, तो ये होमोलेप्टिक हुआ ना। ये वाला आंसर आप लोग लिखिए। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट वेडनेसडे तक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।